कि हमें किस तरह से पढ़ाई करनी है, क्या स्ट्रेटजी करनी है कि इतने कम समय में हम नाइपर को क्रैक कर दें। तो यहाँ पर जो एडमिशन का जो क्राइटेरिया रहता है, वो रहता है कि पहले जीपैट क्वालीफाई होना ज़रूरी है, मिनिमम एलिजिबिलिटी। जो बच्चे तैयारी अभी कर रहे हैं, वो तैयारी वैसे ही रखें जिस इंटेंसिटी से आपने जीपैट में तैयारी की है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं, स्पीड देखनी है, जीपैट के सिलेबस को लेकर ही आगे बढ़ना है। बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप पर विश्वास करिए। आप कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। यू आर कैपेबल ऑफ मोर देन यू नो। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीडब्ल्यू फार्मा क्लासेस। स्वागत है बच्चों आपका इस खास वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो बच्चे नाइपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नाइपर जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो एकदम से खास है। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद उनको ये चीज रियलाइज हो जाएगी कि हाँ, कि हमें किस तरह से पढ़ाई करनी है, क्या स्ट्रेटजी करनी है कि इतने कम समय में हम नाइपर को क्रैक कर दें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये चीज बताना चाहूंगा कि नाइपर का एग्जाम के लिए जो जीपेट के बाद बहुत कम टाइम मिला हमें, लेकिन फिर भी हम अपनी तैयारी को कंटिन्यू किए हुए हैं। तो देखिए, नाइपर और जीपेट में ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता। अगर बच्चे इसको मान के चले कि नाइपर के एग्जाम में कुछ और आता है, जीपेट के एग्जाम में कुछ और आता है, तो बिल्कुल गलत है ये। क्योंकि नाइपर और जीपेट के एग्जाम में अगर देखें तो सिलेबस वही रहता है। और मैं एक चीज और बता दूं उसमें, कि नाइपर के एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, टाइम कम होता है, लेकिन एग्जाम का जो लेवल है, क्वेश्चंस का जो कह सकते हैं फ्रेमिंग है, वो बहुत सिंपल रहती है। मतलब आप देखते साथ ही आंसर कर सकते हो। वहां पर टाइम मैनेजमेंट का खेल है पूरा का पूरा। हाँ, थोड़े डिफरेंसेस भी हैं, हम उन डिफरेंसेस को भी चर्चा करेंगे, उन डिफरेंसेस पर भी बात करेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं आज के डिस्कशन की। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, योर रोड मैप टू नाइपर जेई सक्सेस। आपका रोड मैप क्या होना चाहिए, क्या होगा कि आप नाइपर एग्जाम में सक्सेस पा सकें इतने कम समय में। तो ये यहाँ पर मैं आपको कुछ स्मार्ट प्रिपरेशन टिप्स देना चाहूंगा नाइपर एग्जाम के लिए, जो फार्मा एस्पिरेंट्स कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, समय कम है, हमें किस तरीके से स्मार्ट स्टडी करके अपने टारगेट को अचीव करना है। और टारगेट क्या है हमारा? नाइपर जे डबल ई। चलिए तो बच्चों, शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज नाइपर जे डबल ई। लेकिन नाइपर जे डबल ही क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें, इसका फुल फॉर्म अगर देखें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जॉइंट इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पर एक नाइपर नहीं है, बहुत सारे 7 नाइपर्स हैं इंडिया के। तो उनके लिए कंबाइंड एक टेस्ट होता है, और हर बार अलग अलग नाइपर को मैं बताऊंगा, यहाँ पर बताऊं कौन कौन से नाइपर्स हैं। हर बार अलग अलग नाइपर को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। इस बार जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नाइपर मोहाली सास नगर को मिली हुई है। बहुत टाइम के बाद सासनगर इस एग्जाम को कंडक्ट कराने जा रहा है। इससे पहले नाइपर गुवाहाटी ने इस एग्जाम को कंडक्ट कराया था। तो चलिए, तो यहाँ पर देखिए, ये जो एग्जाम होने जा रहा है हमारा, वो किन किन स्ट्रीम्स के लिए होगा। इसमें आप अगर क्वालिफाई होते हैं, रैंक्स लेकर आते हैं, तो यहाँ पर किस किस स्ट्रीम में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट स्ट्रीम्स अवेलेबल है नाइपर्स में, बहुत सारी सीट्स हैं, बहुत सारी ब्रांचेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन जो ब्रोशर उसका आया हुआ, वहां पर आप उसमें जाकर देख सकते हैं कौन कौन सी ब्रांचेस हैं यहाँ पर, और किस स्नाइपर में कौन कौन सी स्ट्रीम्स कंडक्ट हो रही हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो एम फार्म, एम एस, एम टेक और फार्म एमबीए के लिए यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। और जो बच्चे पीएचडी का ख्वाब देख रहे हैं, पीएचडी को परस्यू करना चाहते हैं अपने नाइपर में, तो उनके लिए भी ये एग्जाम रहेगा। क्योंकि अब पीएचडी का जो क्राइटेरिया हो गया है, वो आपका एक तरीके से जो कह सकते हैं कि एम फॉर्म कम पीएचडी साथ में जोड़ दिया गया है दोनों को, कि आप एम फॉर्म के तुरंत बाद कंटिन्यूअस मोड में आप पीएचडी कर सकते हैं। ये अच्छी फैसिलिटी है उन बच्चों के लिए जो पीएचडी जो एम फॉर्म के बाद आपको पीएचडी करना चाहते हैं, एमएस के बाद पीएचडी करना चाहते हैं, तो उनको अलग से एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी में एक ऑप्शन रहेगा, तो उसके थ्रू आप पीएचडी, आप एमफॉर्म करने के बाद आप पीएचडी को आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये बड़ी बहुत अच्छी चीज है। तो ये सभी के लिए एग्जाम होने जा रहा है आपका, पीएचडी के लिए भी है
और साथ ही साथ आपका मतलब पीएचडी में आप अलाइन हो सकते हैं इससे। तो अगर यहाँ पर बात करें दोस्तों, यहाँ पर अगर बात करें तो ये आपका जीपेट के इक्विवेलेंट एग्जाम है। मैंने पहले ही बताया था ये एग्जाम जो है आपका कैसा जीपेट के इक्विवेलेंट टाइप का एग्जाम है। लेकिन यहाँ पर जीपेट के इक्विवेलेंट इन द सेंस की मल्टीपल चॉइस बेस्ड एग्जाम है, बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे और सिलेबस भी लगभग लगभग वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए ये नाइपर जो है आपका, जो नाइपर जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो डायरेक्टली एडमिशन नहीं देते, किसी बच्चे को डायरेक्टली जीपेट के स्कोर कार्ड के बेस पर एडमिशन नहीं देते। तो यहाँ पर जो एडमिशन का जो क्राइटेरिया रहता है वो रहता है कि पहले जीपेट क्वालिफाई होना जरूरी है, मिनिमम एलिजिबिलिटी, और फिर उसके बाद आपको इसका स्क्रीनिंग टेस्ट देने को मिलेगा। मतलब 2 स्टेप के बाद आप नाइपर में पहुंच सकते हो, नाइपर में एडमिशन ले सकते हो। मतलब 2 एग्जाम को आपको फेस करना होगा। एक आपका जीपेट, जीपेट क्रैक होना चाहिए, रैंक का कोई मायने नहीं है, रैंक से परेशान हुई, रैंक का वेटेज नहीं होता। और दूसरा आपका कौन सा, आपका नाइपर का खुद का एग्जाम। तो बच्चों अभी आप लोगों ने जीपेट का एग्जाम दे चुके हैं, अब नाइपर का जो एग्जाम है वो आपका 10th ऑफ जून को होने जा रहा है, एक्सपेक्टेड टाइमिंग है। तो आप जो बच्चे तैयारी अभी कर रहे हैं वो तैयारी वैसे ही रखें जिस इंटेंसिटी से आपने जीपेट में तैयारी की है, उससे आपको काफी फायदा मिलेगा। आप इधर उधर मत भागिए, बहुत ज्यादा चीजों के लिए बच्चे बोलते हैं कि यार अरे इस यहाँ से पढ़ लें, वहां से पढ़ लें, इधर हो जाए उधर, जो से चल रहा है वैसा चलने दीजिए। अभी ये मान लीजिए कि जीपेट के 2 पेपर होने हैं, पहला पेपर आपका 25 को हो गया, दूसरा पेपर 10 को होने जा रहा है, बस ये मान के चलिए, अलग से कुछ नहीं है, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए या एमएस एमफॉर्म और फार्म एमबी के लिए नाइपर से अच्छा प्लेस कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर सबसे अच्छे प्लेसमेंट्स के बारे में अगर बात करें ऑल ओवर इंडिया में, जो आपके फार्मा इंस्टीट्यूट में, फार्मा इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात करें, सबसे अच्छे प्लेसमेंट नाइपर्स में ही होते हैं। यहाँ पर प्लेसमेंट को अगर देखें तो फार्मा एमबी का सबसे अच्छा होता है, 10 लाख के अराउंड एवरेज बोला है मैंने, इससे भी ऊपर जाता है। और नॉर्मल जो कोर्सेस हैं 5 to 8, 5 to 10, बहुत अच्छी शुरुआत है, मतलब कम नहीं होता। आप दूसरे स्ट्रीम से कंपेयर मत कीजिए कि आईआईटीएन से कंपेयर कर लें, लेकिन फार्मा में अगर देखें तो बेस्ट है प्लेसमेंट इसका। चलिए फीस थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, फीस के बारे में आप लोग इंफॉर्मेशन ब्रोशर में देख सकते हैं। फार्मा एमबी के फीस अगर देखें शुरुआती सेमेस्टर में, पहले सेमेस्टर में 1,76,000 है, फिर उसके बाद हर सेमेस्टर का वन 1,26,000 लगेगा। उसके बाद ऐसे ही अगर बात करें आपके एमएस एमटेक और एम फॉर्म कोर्स के लिए, तो वहां पर आपकी जो शुरुआती फीस पहले सेमेस्टर में थोड़ी ज्यादा लगती है, वो रिफंडेबल रहती है, दूसरी भी कुछ फीसेस रहती है उसमें, उसमें 1 लाख के अराउंड फर्स्ट सेमेस्टर में लगता है, उसके बाद नेक्स्ट सेमेस्टर में आपका 50,000 के अराउंड फीस रहती है। तो बहुत ज्यादा फीस भी नहीं है, उतना अच्छा आपका पैकेज है। चलिए तो यहाँ पर कुछ मैं आपको एग्जाम के बारे में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि जिस एग्जाम को हम लोग अटेंड करेंगे, जिस एग्जाम को हम देंगे, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है, कि ऑफलाइन है ऑनलाइन है। तो यहाँ पर मोड ऑफ एग्जामिनेशन बच्चों ऑनलाइन होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जैसे जीपेट का हुआ था वैसा ही इसका एग्जाम होने वाला है। पहले हाँ ऑफलाइन होता था, 2018 से पहले तक ऑफलाइन होता था, लेकिन अब पूरा ऑनलाइन हो चुका है। ड्यूरेशन के बारे में बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ड्यूरेशन वाला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी ड्यूरेशन के बेस पर हमें स्ट्रेटजी तैयार करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर जीपेट से कंपेयर करें, जीपेट में आपके पास 3 घंटे का टाइम, 125 क्वेश्चन थे, तो आपके पास पर्याप्त समय था और क्वेश्चन कम थे। लेकिन यहाँ पर टाइम भी कम हो गया, 120 मिनट्स है, और साथ ही साथ आपका क्वेश्चंस भी बढ़ गए। तो इसलिए यहां पर आपको टाइम बेस्ड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको ऐसा टाइमर सेट करना पड़ेगा कि हमें इतने टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहां पर मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से करना है। 200 क्वेश्चंस रहेंगे। मैं आपका हाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर पहले जो होती थी हमारे टाइम पर, जो होता था कि 200 मार्क्स का पेपर होता था टोटल, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, लेकिन अब बदल दिया थोड़ा सा, ईच क्वेश्चन कैरी 0.5 मार्क्स। तो उसके हिसाब से माइनस मार्किंग भी चेंज हो गई है, 0.125 की माइनस मार्किंग है। माइनस मार्किंग खतरनाक है, इसलिए आपको एक्यूरेसी पर बहुत फोकस करना पड़ेगा। अब बात करें सब्जेक्ट क्या कवर करें उस पर, हालांकि हम आगे डिस्कस करेंगे। जो जीपैट बी फॉर्म में जो भी पढ़ रहे हो आप लोग, वो आपको कवर करके चलने हैं। एमसीक्यूज आएंगे इसमें, एमसीक्यूज किस तरीके के रहेंगे वो भी बताऊंगा आपको। और टोटल एग्जाम का जो मीडियम है वो आपका इंग्लिश ही रहेगा। चलिए अब बात करते हैं सब सिलेबस ओवरव्यू। वैसे सिलेबस नाइपर का कुछ होता नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये अनुभव के बेस पर बनाया गया कुछ सिलेबस की हाइलाइट्स हैं। वैसे मैं आपको यही कहूंगा कि जो जीपेट में पढ़ा है वही नाइपर में पढ़ लीजिए, कुछ एक्स्ट्रा होगा उस पर मैं बात करूंगा।
कोर सब्जेक्ट सेम है, जीपैट लिखा हुआ है, आप सिमिलरली देख सकते हैं कि जीपैट की तरह इसका कोर सब्जेक्ट मतलब वही फार्मास्यूटिक्स, इसमें फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, आपका आपका जूरिस हो गया, आपका नेडीडीएस हो गया, और आपका बात करें इंजीनियरिंग, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, बायो फार्मास्यूटिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स, माइक्रोबायोलॉजी सब कवर होंगे। फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, एचएपी, फार्माकोग्नोसी, हर्बल टेक्नोलॉजी, आपका बायोकेमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री थोड़ी बहुत आती है वैसे, लेकिन देखिए पेपर है, पेपर में हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वो एग्जामिनर मेडिसिनल केमिस्ट्री ना दे सकते हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री आ सकती है। तो मैं यही कहूंगा कि जो बच्चे जीपैट की तैयारी जैसे करते चले जा रहे थे वैसे ही करें, वैसे ही करें, तैयारी को कुछ बदले नहीं कि स्पेशली कुछ और करने लगे। हाँ, अगर आप फ्री हो गए हैं, दूसरे एग्जाम से फ्री हो गए अपने सेमेस्टर या किसी दूसरे एग्जाम से, थोड़ा सा टाइमिंग बढ़ा दीजिए, रिवीजन बढ़ा दीजिए। जो आप सिलेबस आप 3 दिन में, 4 दिन में पूरा कर रहे थे, 5 दिन में पूरा कर रहे थे, तो उस सिलेबस को आप 2 दिन में पूरा करने की कोशिश करिए। एमसीक्यूज लगाइए, आप पीवाईक्यूज लगाइए, सब मैं फोकस करूंगा। लेकिन इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं यहां पर, जो है आपको प्लस में जो आपके कोर सब्जेक्ट थे उसके साथ में जनरल एप्टीट्यूड, लॉजिक, रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी 10 से 15, 20 क्वेश्चन तक, 40 क्वेश्चन तक आते हैं। देखिए इसका कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है, कभी कभार ये बढ़ जाता है, कभी कभार ये घट जाता है। पहले 160-40 ऐसा भी आया हुआ है। तो यहां पर आप मान के चलिए आपका जो पार्ट है, आपका 10 to 15% जो पार्ट है आपका, अगर हम बात करें 20% पार्ट मान लीजिए आपका किसका आने वाला है, आपका नॉन फार्मा का आने वाला है। अब नॉन फार्मा में जनरल अवेयरनेस भी हो सकती है आपको कि जो आजकल फार्मा फील्ड में क्या क्या चीजें हो रही हैं, क्या क्या घटनाक्रम हो रहे हैं उनके बारे में, नोबेल प्राइज किसने जीता, ठीक है, नोबेल प्राइज की हिस्ट्री पूछ लेंगे कि नोबेल यंगेस्ट नोबेल लॉरेट कौन है, ओल्डेस्ट नोबेल लॉरेट कौन है, 2 नोबेल प्राइज किसको मिले हैं, 3 नोबेल प्राइज किसको मिले हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के बेस पर जो आपका एक व्यक्ति ईस्ट साइड में 3 किलोमीटर चला, फिर वेस्ट साइड में 4 किलोमीटर चला, इस तरीके से क्वेश्चन रहते हैं, तो वो आप निकाल, क्लॉक वाले क्वेश्चन हैं आपके, मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चन हैं, तो आप आसानी से बना सकते हो। थोड़ा सा देखिए सबके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि आराम से इन चीजों पर आप कर सकते हो। हालांकि 10-15 दिन का टाइम है आपके पास, 10 डेज ही मान के चलिए आप, उतना टाइम है, तो आप थोड़ा सा इस पर काम कर सकते हो। तो आपका सिलेबस का करीब करीब मान के चलिए 20% आपका इससे हेल्प मिलेगी। लेकिन बहुत ज्यादा मत दौड़िएगा इसके पीछे, अपने कोर सब्जेक्ट को छोड़ दें। कुछ बच्चे क्या होते हैं, इसके पीछे भागने के चक्कर में अपने कोर सब्जेक्ट छोड़ देते हैं। तो कोर सब्जेक्ट को कतई मत छोड़िए, कोर सब्जेक्ट को पकड़े रहिए, एक्स्ट्रा टाइम इसके लिए दीजिए। चलिए, तो यहां पर मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि यहां पर हमारे जो है 7 नाइपर्स हैं, जो कि इंडिया की फार्मा फील्ड की शान है, जिसमें नाइपर मोहाली जो कि पंजाब में स्थित है, और अगर देखें तो इसके बारे में बोले प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, काफी बड़े एरिया में फैला हुआ है। ड्रीम होता है हर फार्मा एस्पिरेंट का, ड्रीम होता है कि नाइपर मोहाली जाना है, क्योंकि पढ़ाई के साथ, प्लेसमेंट के साथ में एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है, ठीक है, प्लेस भी बहुत अच्छा है मोहाली। उसके बाद जो एनआईआरएफ रैंकिंग में नंबर 1 है, वो है हमारा नाइपर हैदराबाद, तेलंगाना में स्थित है, और अच्छे खासे प्लेसमेंट इसमें होते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा नाइपर मोहाली के बारे में, एक खास और बताना चाहूंगा कि जितने भी कोर्सेज चलते हैं, चाहे एमबी हो, एमएस हो, एमटेक हो, चाहे एम फार्मा हो, वो सारे कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है। अब दूसरे नाइपर्स में कहीं ना कहीं कोर्सेज थोड़े से शॉर्ट हैं, तो सबसे ज्यादा सीट्स जो है आपकी नाइपर मोहाली में मिलेंगी, ठीक है। लेकिन नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन सा अगर देखा जाए इनसे कंपेरिजन रैंकिंग वाइज अभी फिलहाल की कंडीशन में, तो नाइपर हैदराबाद है। इसके अलावा नाइपर अहमदाबाद भी आपकी एक अच्छी चॉइस हो सकता है, यहाँ पर भी अच्छे प्लेसमेंट है, गुजरात में अवेलेबल जी आपके लोकेटेड है, तो वहां पर इंडस्ट्रियल एरिया है, तो काफी अच्छे प्लेसमेंट्स भी होते हैं। फिर उसके बाद आपके दूसरे नाइपर्स भी हैं, जैसे नाइपर गुवाहाटी उभरता हुआ नाइपर है, कुछ सालों में बहुत काम हुआ है यहाँ पर, बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स हुए हैं, बहुत अच्छा रिसर्च वर्क हुआ है, तो मतलब ये भी आने वाले समय में अच्छी खासी रैंक अपनी बढ़ाएगा। इसके बाद नाइपर हाजीपुर और नाइपर कोलकाता, ये भी काफी अच्छे प्लेस हो सकते हैं। मतलब कुल मिला के बात है, अगर नाइपर क्वालिफाई कर रहे हो, आप नाइपर को पकड़ लो तो एक बहुत बड़ा टैग है। तो बच्चों से बार बार बोलता हूँ, यही चीज बोलता हूँ कि नाइपर के लिए आपको फोकस करना है। चलिए, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स जो है, टेंटेटिव डेट्स हैं जो आपका नाइपर जेई 2025, उस पर चर्चा कर देते हैं। जैसे एप्लीकेशन कब स्टार्ट हुआ, 2000 अप्रैल 2025 में,
एप्लीकेशन जो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म की फिलिंग कब हुई थी? अप्रैल से स्टार्ट हुई थी। लास्ट डेट मई तक थी। एडमिट कार्ड कब आने वाले हैं आपको? 30 मई से आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे। एग्जाम डेट नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, पता ही होगा वैसे। 10th ऑफ जून को इसका एग्जाम होने जा रहा है। रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट बहुत इसका एक्सपेक्टेड नहीं होता, अनएक्सपेक्टेड ही रिजल्ट हो सकता है कि दूसरे दिन भी निकल आए, हो सकता है 1 मंथ बाद निकले, बट लेकिन ये तय है कि आपकी क्लासेस अगस्त से शुरू हो जाएंगी। चलिए अब इंपॉर्टेंट चीज पर आते हैं। ये तो जनरल बातें होंगी, आपको पता भी होगा, लेकिन हाउ टू प्रिपेयर फॉर नाइपर जेई 2025 स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजी पर बात करते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम के पैटर्न को समझते हैं, पेपर के पैटर्न को समझते हैं। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज जो है कि इट्स स्पीड बेस्ड टेस्ट है। ये जो एग्जाम होने वाला है वो स्पीड बेस्ड है। मतलब यहां पर आपको तेजी में भी चलना है और सही भी चलना है। आपको अपनी गाड़ी की रफ्तार भी तेज रखनी है और कहीं एक्सीडेंट भी नहीं करना है। मतलब क्वेश्चन गलत नहीं करना है, क्योंकि माइनस मार्किंग भी है। तो यहां पर अगर देखें 120 मिनट्स में आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, यानी एक क्वेश्चन को लगभग लगभग 36 सेकंड मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने क्वेश्चन को, आपको उसका आंसर आपको फिंगर टिप्स पर होना चाहिए, आपकी उंगलियों पर होना चाहिए आंसर। अगर आपके ऐसे क्वेश्चन 100 क्वेश्चन करीब ऐसे मिले कि इनका आंसर आप 5 सेकंड 6 सेकंड में कर रहे हो, तो आप उन क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस कर पाओगे जिनके लिए आपको समय देने की जरूरत है। तो उनके लिए टाइम आपका बच जाएगा। कुछ बच्चे 200 क्वेश्चन करने के बाद या 200 के आसपास क्वेश्चन करने के बाद आराम से बैठ भी जाते हैं, क्योंकि स्पीड मेंटेन करते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिए यहां पर बच्चों, यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है, आपको स्पीड का ध्यान रखना है। तो यहां पर टेस्ट आप परफॉर्म करेंगे, जो भी टेस्ट आप लगाएंगे वो इसको ध्यान में रखते हुए लगाएंगे। अब उसके बाद बात करें कि यहां पर जीपैट के कंसेप्ट की जरूरत होगी कि नहीं। जी हाँ बच्चों, बिल्कुल जरूरत है। नाइपर और जीपैट के सिलेबस में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, केवल उसमें एप्टीट्यूड वाला जो पोर्शन है, जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन है, वो बढ़ गया है। तो जीपैट की जो तैयारी आप करते चले आ रहे हो उसी को आगे कंटिन्यू करिए, ठीक है ना। तो सारे फॉर्मूला जो भी आपने तैयार किए हैं, मैकेनिज्म, क्लासिफिकेशन, रेंजेस, जो भी कुछ है, फ्लो चार्ट्स, नेमोनिक्स, फ्लैश कार्ड, उनको उठाइए। अलग मत कर दीजिए, बोला जीपैट खत्म हो गया तो हमने किसी को दे दिए, दोस्त को दे दिए, नहीं, अब काम उन्हीं का है। अभी काम खत्म नहीं हुआ है, आधी लड़ाई जीती है, आधी बाकी है अभी तो। चलिए उसके बाद यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स पेपर, इनको अटेम्प्ट करना जरूरी है। बताऊंगा कहाँ मिलेंगे आपको प्रीवियस ईयर्स पेपर, क्योंकि ये पेपर मिलते नहीं है, ठीक है ना। मेमोरी बेस्ड के लिए कुछ बुक्स हैं, उसके नाम मैं आपको सजेस्ट करूंगा, उनको आप अगर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लाभ मिलेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट होते हैं। मैं एक सबसे बड़ी चीज बता दूं यहाँ पर, तो यहां पर आपको एक तो आपका मिस्टेक्स एरिया पता चल जाएगा, दूसरा रिपीटेशन होते हैं क्वेश्चन, तो आपको जो कहते हैं ना कि मैंने बोला आपको 5 सेकंड 4 सेकंड में क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, तो उसका आपको फायदा कहीं ना कहीं मिलेगा कि अगर पीवाईक्यूज अगर रिपीट होंगे तो आप क्वेश्चन को टाइम कम दोगे तो दूसरे क्वेश्चन को ज्यादा दे पाओगे। यहां पर लिखें, आगे देखें, फोकस ऑन हाई वेटेज सब्जेक्ट। हाई वेटेज सब्जेक्ट अगर बात करें फार्माकोलॉजी और फार्मास्यूटिक्स का जो वेटेज है नाइपर के हिसाब से 50% का वेटेज होता है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और आपका नेचुरल प्रोडक्ट का भी अच्छा खासा वेटेज होता है। तो यहाँ पर आपको इन सब्जेक्ट्स के ऊपर अच्छा खासा फोकस करना पड़ेगा। फोकस जो चल रहा है, मैं बार बार बोलूंगा, देखिए बात वही है, जो चल रहा है उसको और बढ़ाइए। अब उसके बाद मॉक टेस्ट एंड टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टाइम मैनेजमेंट में मैं सबसे ज्यादा बोलना चाहूंगा, टाइम मैनेजमेंट। मॉक टेस्ट आप दिन में 1 या 2 मॉक टेस्ट लगाइए, क्योंकि 200 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट काफी होता है। दिन में आप 2 मॉक टेस्ट भी लगा रहे हैं, ज्यादा भी लगा सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, तो आपका एक्यूरेसी बढ़ेगी, गलतियां पकड़ में आएंगी, ठीक है ना, जिससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, क्योंकि स्पीड हमें क्या रखनी है, 200 क्वेश्चन 120 मिनट्स, वो स्पीड आपको रखनी है। तो यहाँ पर आपको जो भी आपका रिवीजन जो चल रहा है, जो रिवीजन चल रहा है उसके लिए आप कुछ भी आपको एक्स्ट्रा मिलता है नाइपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पहलू थे। तो पहला इंपॉर्टेंट क्या था कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं, स्पीड देखनी है, जीपैट के सिलेबस को लेकर ही आगे बढ़ना है। अगर हम बुक्स के बारे में बात करें, वैसे ये आपने सभी की सभी बुक्स पढ़ी होंगी, जैसे फार्माकोलॉजी के लिए केडी त्रिपाठी, रैगेंडेल, फार्मास्यूटिक्स के लिए लैकमैन, मार्टिन, और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के लिए फोए, मॉरिसन, बॉयड। हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर आपको स्पेसिफिक ध्यान देना है, मैं फिर बोलूंगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर आपको ध्यान देना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर भी स्पेशली आपका स्टीरो केमिस्ट्री पर, आइसोमेरिन वाले पार्ट पर आपको स्पेसिफिक ध्यान देना, वहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा,
ठीक है ना। और आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी से बिल्कुल क्वेश्चन आएगा। स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए बुक मैं आपको बता देता हूँ, पाविया बुक पढ़िएगा। अभी तक अगर आपने नहीं पढ़ी होगी तो पाविया बुक को फॉलो करिएगा, उससे आपको बहुत क्वेश्चन, क्योंकि पेपर पाविया बुक से इंस्पायर होकर बहुत सारा बनता है, वो एनालिसिस की बुक है। ट्रीस एंड एडवांस अगर बात करें तो फार्माकोग्नोसी के लिए, और कोकाटे सीके कोकाटे एनालिसिस के लिए चटवाल, आनंद, बेकेट, और यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन मैंने मेंशन कर दिया, आपको बोल दिया है कि आपको क्या फॉलो करना है, आपको कौन सी बुक फॉलो करनी है। आपको पाविया बुक फॉलो करनी है एनालिसिस के लिए। रीजनिंग के लिए बात करें तो आर एस अग्रवाल, और भी बहुत सारी अवेलेबल है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बुक प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के लिए नाइपर जेई के जो प्रीवियस ईयर्स पेपर है उसके लिए आप नाइपर जेई एक्सप्लोरर फॉलो कर सकते हो। ये बुक में एक्चुअल क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आपको एक्चुअल प्रैक्टिस पता चलेगा, क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस बहुत रहेंगे, तो इस बुक से क्वेश्चन बहुत सारे आ जाएंगे। चलिए अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो जनरल बात होगी, या फिर और चीजें बात करते हैं, कैरियर अपॉर्चुनिटी नाइपर क्यों करें हम, नाइपर नाइपर से पोस्ट ग्रेजुएट या पीएचडी क्यों करें हम, क्या फायदा है। तो यहाँ पर आप जो प्लेसमेंट है, मैंने आपको बता दिया था, प्लेसमेंट अच्छे होते हैं तो फार्मा कंपनीज आपको हाथों हाथ ले जाती हैं, R&D, F&D, RA सेक्शन और QA सेक्शन में। इसके अलावा अगर हम बात करें, आप अब्रॉड जाना चाहते हैं तो उसके लिए अब्रॉड में जो MS डिग्री की वैल्यू ज्यादा होती है, M फार्मा से ज्यादा MS को प्रेफर करते हैं अब्रॉड में। तो डेफिनेट सी बात है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप यहाँ पर अगर MS कर रहे हो यहाँ से, तो आप सीधा PhD में एडमिशन ले सकते हो अब्रॉड में। MBA प्रोग्राम में ज्वाइन करके आप, बहुत सारी कंपनीज है जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, वहां पर आपको जो आपके MBA प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट होती है उसको आप फुलफिल कर सकते हो, डेफिनेट सी बात है। अब एक्सपर्ट टिप्स, डेली रिवाइज करिए जो आप कर भी रहोगे, ठीक है ना, जिससे क्या होगा, रिपीटेशन बिल्ड रिटेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रिपीटेशन बिल्ड रिटेंशन, रिवाइज अगर डेली करोगे, रिपीटेशन करोगे तो आपका रिटेंशन दिमाग में रुकेगा, अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो चला जाएगा। डोंट मेमोराइज ब्लाइंडली, अंध अंध मेहनत मत करिए, बिल्कुल एकदम से ऐसा मेमोराइज कर रट रहे बच्चों के जैसे नहीं, स्मार्टली करना है आपको, मैकेनिज्म को समझना है, मैकेनिज्म को समझना है, तब आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस टाइम्ड क्विज, ये आपको ऐसा रखना है कि 35-40 सेकंड, क्योंकि हमारे पास एक क्वेश्चन का 36 सेकंड मिलेगा, 36 सेकंड मिलेगा, तो आपको पर क्वेश्चन के हिसाब से टारगेट, मैं तो कहूंगा कि आप 20 सेकंड का टारगेट रखिए कि एक क्वेश्चन को हमें 20 सेकंड में सॉल्व करना है, तो आपके लिए डेफिनेट सी बात है कि वहां पर आपको बहुत हेल्प होगी। इसके अलावा कंसेप्टुअल कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए बहुत फोकस की, कंसेप्ट की क्लियरिटी के लिए आप उस पर फोकस कीजिए। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें, शॉर्ट नोट्स, फ्लैश कार्ड जो आपने बना चुके हैं उनका रिवीजन कीजिए, नहीं बनाया तो कोई बात नहीं है। डोंट इग्नोर एप्टीट्यूड रीजनिंग, ये रैंक डिसाइड कर सकते हैं इनको। तो आपको देखिए, एग्जाम देखिए नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, लेकिन एग्जाम में अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये बन भी जाएंगे, तो इनको इग्नोर मत करना, कहीं ना कहीं आपकी रैंक पर इंपैक्ट डालेंगे। ओके, चलिए अब जाते जाते कुछ फाइनल वर्ड्स आपके लिए, आप लोगों के लिए, जो कि आपके काम आने वाले हैं। सक्सेस डज नॉट कम फ्रॉम व्हाट यू डू ओकेशनली, इट कम्स फ्रॉम व्हाट यू डू कंसिस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट, सक्सेस अचानक से नहीं आती। आप सोचो कि कुछ अचानक कर दो और सक्सेस आपको मिल जाए, नहीं, कंसिस्टेंसी से आएगी। तो मैं हमेशा बात करता हूँ, स्टे कंसिस्टेंट। हर छोटा से छोटा जो आपका प्रयास है वो काउंटेबल है और वो आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा। बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप पर विश्वास करिए, आप कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। यू आर कैपेबल ऑफ मोर देन यू नो, आपकी कैपेबिलिटी आप उससे ज्यादा होती है जितना आप समझते हो। आप अपने आप को हमेशा कम आंकते हो, अपने आप को अच्छा आंकिए, बेहतर आंकिए, तो बेहतर परफॉर्म करेंगे। ये आपका कॉन्फिडेंस का सबसे बेस्ट टूल होता है। नेक्स्ट अगर पॉइंट पर बात करें, पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। अपने आप को प्रेरित करिए, अपने आप को मोटिवेट करिए, अपने आप को कह सकते हैं पुश करिए, बोला कि हाँ मैं कर सकता हूं और मुझे करना ही होगा। ठीक है, करना ही होगा, क्योंकि ये काम आप अपने लिए, खुद के लिए आप ही बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन बीट्स मोटिवेशन व्हेन मोटिवेशन फेड्स। तो यहां पर क्या होगा, कुछ ऐसा जब मोटिवेशन आपका कमजोर पड़ेगा तो डिसिप्लिन कहीं ना कहीं आपको आगे लेकर जाएगा। इसलिए अपने आप को डिसिप्लिन्ड बनाइए, समय से सोना, समय से जगना, समय से पढ़ना, ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो, डोंट वॉच द क्लॉक, डू व्हाट इट डज, कीप गोइंग। क्लॉक को
फॉलो करिए, लेकिन ऐसे फॉलो नहीं करिए। क्लॉक का काम क्या है? घूमते रहना। देखिए नहीं घड़ी को कि समय गुजार रहे हैं आप, टाइम पास कर रहे हैं, अभी 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, समय नहीं। उसका काम देखिए, देखिए कंटिन्यूअसली वो मूव कर रहा है, मतलब कंटिन्यूअसली वॉच वर्क कर रही है, उससे सीखिए आप, रुक नहीं रही है वो, ठीक है ना? तो यहाँ पर आपको हर मिनट का, हर सेकंड का यूज करना ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए ये टाइम काफी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए घड़ी को देखकर मत पढ़ाई करिए, आप ऐसी पढ़ाई करें कि आपको लगे कि टाइम कम पड़ रहा है हमारे लिए। लास्ट पॉइंट मैं कंक्लूड करना चाहूंगा, ग्रेट थिंग्स नेवर कम फ्रॉम द कंफर्ट जोन। जी हां, जब आप ये समझने लगेंगे कि हमें सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, सोने जागने का एहसास खत्म हो जाएगा, मतलब हम कंफर्ट जोन से बाहर आ गए। नहीं तो क्या हुआ, गर्मी लग रही है, कूलर को देख रहे हैं, एसी चला रहे हैं, ठीक है, मतलब कंफर्ट जोन ढूंढ रहे हैं। कंफर्ट जोन से सक्सेस कभी नहीं मिलती, उसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। अपने आप के लिए चैलेंजेस होते हैं कि कंफर्ट जोन नहीं हमारा, अनकंफर्ट जोन है, लेकिन हम उसमें भी सफल होकर रहे। कहते हैं ना, पत्थर में भी फूल खिला दे, इस तरीके का प्रयास करना चाहिए। तो क्योंकि पत्थर में फूल खिलना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमारी मेहनत उसमें फूल खिला देगी। तो बच्चों, ये जो नाइपर एस्पिरेंट्स हैं, जो नाइपर जेईई 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो खास था, और आने वाले समय के बच्चों के लिए भी वीडियो खास रहने वाला है, जो 1 साल के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं कि नाइपर के लिए हमें क्या एक्स्ट्रा पढ़ना है और क्यों एक्स्ट्रा पढ़ना है, कितना एक्स्ट्रा पढ़ना है और क्या-क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है। तो ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो चलिए, मिलते हैं हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ और बातें होंगी, कि नया टॉपिक होगा, और भी कुछ स्ट्रेटजी बताई जाएंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।